हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन टेबल एंड डिसीजन ट्री। तो ये भी एक तरह का स्ट्रक्चर्ड टूल होता है जिस यूज करते हैं प्रोजेक्ट डिजाइनिंग के लिए, एनालिसिस के लिए। तो पहले हम लोग देखते हैं डिसीजन ट्री के बारे में। डिसीजन ट्री क्या होता है और फिर देखेंगे डिसीजन टेबल। तो डिसीजन ट्री क्या है बेसिकली? डिसीजन ट्री एक तरह का मेथड है। डिसीजन ट्री हुआ या डिसीजन टेबल हुआ, ऐसा क्या है? एक तरह का मेथड है फॉर डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप आता है किसी सॉफ्टवेयर में, किसी प्रोग्राम में, डिसीजन के बारे में, तो वहां पे जो प्रॉब्लम्स हो उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग डिसीजन ट्री बनाते हैं। डिसीजन ट्री एक तरह का डायग्राम होता है दैट वो दिखाता है हमको सारे अल्टरनेटिव एक्शंस एंड कंडीशंस कि कौन कौन से डिसीजन लेने हैं और उन डिसीजन के आधार पे हमारा कंडीशन क्या होगा विद इन हॉरिजॉन्टल ट्री फ्रेमवर्क। ये हॉरिजॉन्टल ट्री के फ्रेमवर्क में होता है। फ्रेमवर्क जनरली वर्टिकल होते हैं ट्री, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल ट्री के फ्रेमवर्क में दिखाता है। तो मेनली क्या होता है डिसीजन ट्री में? ये एक तरह का डायग्राम बनाते हैं जो सारे अल्टरनेटिव एक्शन और कंडीशन, मतलब जितने भी कंडीशंस होते हैं उन कंडीशन पे कैसा कंडीशन रहेगा तो किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, इसके बारे में वो बताता है। नाउ डिसीजन ट्री डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप ऑफ ईच कंडीशन। ये सारे कंडीशन, जितने भी कंडीशन है प्रोग्राम में, उनके सारे कंडीशंस को देखता है और उनके परमिशेबल एक्शंस, किस तरह के कंडीशंस हैं तो उसमें किस तरह के एक्शंस लिए जाएंगे, उनको दिखाता है। ऑलरेडी आप लोगों ने इफ एल्स कंडीशंस देखे होंगे प्रोग्राम में। ये एक तरह का स्क्वायर नोड होता है, इंडिकेट्स एन एक्शन। स्क्वायर नोड बनाते हैं एक्शन को इंडिकेट करने के लिए, सर्कल बनाते हैं कंडीशन को डिनोट करने के लिए। इट फोर्सेस एनालिस्ट टू कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ डिसीजन। ये एनालिस्ट इसमें सीक्वेंस ऑफ डिसीजन देखता है कि कौन कितने डिसीजन लेने हैं, कितने कितने तरह के कौन कौन से डिसीजंस हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है और एक्चुअल डिसीजन को मेट करता है, एक्चुअल डिसीजन बनाता है। ये काम करता है हमारा एनालिस्ट। तो बेसिकली ये होता किस तरह से है, तो एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लो अगर हमको कोई कंडीशन देना है, तो सपोज जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सर्कल में देते हैं कंडीशन, तो सपोज करो यहाँ पर एक नंबर का एक कंडीशन हो गया। इस कंडीशन के आधार पे अ, दो अलग अलग कंडीशन बनाते हैं। जैसे कंडीशन वन, ठीक है, और फिर एक नीचे लेते हैं कंडीशन टू, कह लो इसे। अब इस कंडीशन के आधार पे ये हो गया हमारा एक दूसरा कंडीशन। नाउ इसके आधार पे कुछ एक्शन लिया जाएगा। इस कंडीशन के आधार पे सपोज इसे हम कहते हैं एक्शन वन। एक्शन वन, इस एक्शन वन लेने के बाद भी सपोज करो कोई अगला कंडीशन आ गया, तो इसके भी दो, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हम इसको कहते हैं। यहां से भी अब दो अलग अलग कंडीशंस बन जाएंगे। अगला कंडीशन हो गया कंडीशन थ्री, और एक हमारा निकलेगा फिर कंडीशन फोर। नाउ इस कंडीशन के आधार पे भी कुछ अलग एक्शंस होगा। सपोज करो ये एक्शन नंबर चार, ये एक्शन नंबर हो गया हमारा पांच। नाउ यहाँ पे एक्शन टू, ये कंडीशंस फोर हो गए, इसमें एक्शन टू ये हो गया हमारा एक्शन थ्री। वैसे ही इस कंडीशन के आधार पे भी आप एक एक्शन बना सकते हो। सपोज तीन चार पांच, इसको नंबर दे देते हैं छः। इसके आधार पे कुछ एक्शन होगा। सपोज ये हो गया हमारा एक्शन दो तीन चार, एक्शन नंबर चार। इसके आधार पे भी हम यहाँ पे कोई कंडीशन लिख सकते हैं। सपोज सेवन, मान लिया कि इसके अलग अलग कंडीशंस बनते हैं, एक नंबर देते हैं आठ। ये हो गया हमारा एक्शन फाइव। ऐसे ही और भी देते हैं नाइन, ये हो गया अगला एक्शन।
एक्शन 6, एक और दे सकते हैं 10, एक्शन 7। नाउ इस तरह से हम लोग कंडीशंस बनाते हैं। ये तो जस्ट एक एग्जांपल हुआ, इसको और भी हम लोग डिटेल में देखते हैं। नाउ जो मेजर लिमिटेशंस हैं इसके आपके डिसीजन ट्री के, ये तो जस्ट एक एग्जांपल था, इसमें आप कई को कंडीशन जोड़ सकते हो और भी कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो डिसीजन ट्री में, डिपेंडिंग ऑन कम्प्लेक्सिटी ऑफ योर प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम के कम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है कि कितने कंडीशंस होंगे, उसमें कितने एक्शंस लिए जाएंगे। द मेजर लिमिटेशन ऑफ डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री का सबसे बड़ा जो लिमिटेशन हो क्या है, दैट इट लैक्स इंफॉर्मेशन इन इट्स फॉर्मेट, इसके फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन नहीं होता है टू डिस्क्राइब व्हाट अदर कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन यू कैन टेक फॉर टेस्टिंग। मतलब इसके फॉर्मेट में ये डिस्क्राइब नहीं करता है कि किस तरह के कंडीशन को आप आगे टेस्टिंग में ले जाओगे। इट इज अ सिंगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कंडीशन एंड एक्शन, कंडीशन और एक्शन के बीच में यह सिंगल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे सपोज करो एक कंडीशन है हमारा C1। अब ये C1 क्या है, एक कंडीशन है। अब इस C1 को हम पहले डिफाइन भी कर लेते हैं। C1 का मतलब क्या है, C1 एक कंडीशन है। सपोज हम C1 कहते हैं कि कोई कस्टमर का बिलिंग बना रहे हैं, कस्टमर कुछ परचेज करने जा रहा है, तो C1 एक कंडीशन है। ऐसा कंडीशन है जो एडवांस पेमेंट मेड, एडवांस पेमेंट मेड, ये C1 है। मतलब किसी ने एडवांस पेमेंट किया है क्या। तो अब दो कंडीशन, अब इसके दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यस या नो। तो सपोज करो यस, अगर यस है, एडवांस पेमेंट है, तो हम यहाँ पर एक उसको दे देते हैं सॉल्यूशन, गिव 5% डिस्काउंट। अगर किसी ने एडवांस पेमेंट किया है तो चलो अच्छी बात है भाई, उसको 5% डिस्काउंट दे दिया जाए। इसका दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, नो। जैसे यस आया वैसे नो हो सकता है। अब नो करने पे भी हम क्या करते हैं ना, एक और कंडीशन यहाँ बनाते हैं, भाई डिस्काउंट देना है कि नहीं हमको ये चेक करना है। तो चलो एक C2 लिख लेते हैं दूसरा कंडीशन। पहले C2 को डिफाइन करते हैं कि ये C2 क्या है। तो सपोज करो C2 क्या है कि कितने का अमाउंट का परचेज किया। सपोज परचेज अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। सपोज करो कि 10,000 से ज्यादा का पेमेंट करना है उसको। 10,000, ये 100,000 हो गया, ज्यादा जीरो, चलो 10,000, 10,000 से ज्यादा का परचेज है। अगेन इस कंडीशन के आधार पे फिर दो रिजल्ट उस पर निकलेगा, या तो वाई या नो। तो अगर 10,000 से कम का परचेज है और इसने पहले भी एडवांस पेमेंट नहीं किया है, तो इसे डिस्काउंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसे डिस्काउंट नहीं देंगे। नाउ अगर ये 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कर रहा है, 10,000 से ज्यादा का परचेज कर रहा है, तो हम फिर एक और कंडीशन यहाँ बना सकते हैं। चलो कंडीशन 3। अब इस कंडीशन 3 को क्या कहते हैं कि ये जो कस्टमर है हमारा रेगुलर कस्टमर है कि नहीं, इसके लिए रेगुलर कस्टमर है कि नहीं। अगेन अब हम इसमें देख लेते हैं कि अगर ये हमारा रेगुलर कस्टमर है, अब इसके भी दो कंडीशन हो सकते हैं ना, या तो यस या फिर नो। तो अगर ये रेगुलर कंडीशन, रेगुलर कस्टमर नहीं है, तब तो हमें इसको डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है, इसलिए सीधा लिख देंगे नो डिस्काउंट। भाई कितना भी का परचेज करो, रेगुलर कस्टमर तो हो नहीं। और अगर रेगुलर कस्टमर है, 10,000 से ज्यादा का परचेज कर रहा है, तो चलो हम उसे कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, से 25% डिस्काउंट दे देते हैं। अभी तो कागज में देना है ना, कितना भी दिया जा सकता है, तो इतना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इस तरह के कंडीशंस को बनाने के लिए, दिखाने के लिए ये हमारा डिसीजन ट्री होगा। यानी इस डिसीजन ट्री में क्या है कि अगर कोई कस्टमर पहले से पेमेंट किया हुआ है कि नहीं, अगर पहले से पेमेंट किया हुआ है तो उसे 5% डिस्काउंट देंगे। अगर नहीं किया हुआ है तो देखेंगे कि वो कितने का परचेज कर रहा है। अगर 10,000 से कम का परचेज कर रहा है तो कोई डिस्काउंट नहीं देना है, सीधा बात है, वो आप रेगुलर कस्टमर हो या कोई भी कस्टमर हो। अगर 10,000 से ज्यादा का परचेज कर रहा है तो देखेंगे कि वो रेगुलर कस्टमर है कि नहीं। अगर हमारा रेगुलर कस्टमर है, 10,000 से ज्यादा का परचेज कर रहे हैं, तो 25% दे देंगे डिस्काउंट, नहीं तो नहीं देंगे डिस्काउंट। तो ये इस तरह से हमारा
जो होता है वो डिसीजन ट्री बनता है। नाउ सेम इसी एग्जांपल को लेके अब हम लोग एक डिसीजन टेबल भी बनाने का कोशिश करते हैं। तो पहले तो पढ़ते हैं कि डिसीजन टेबल होता है क्या है। पहले एक बार डिसीजन टेबल देखते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे डिसीजन टेबल होता क्या है, और फिर देखेंगे डिसीजन टेबल कैसे बनाए जाते हैं। ओके, नाउ तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसीजन टेबल। अब हम लोग देखते हैं डिसीजन टेबल के बारे में। ठीक है, डिसीजन टेबल क्या होता है? डिसीजन टेबल आर द मेथड, ये भी उसी तरह का एक मेथड है ऑफ डिस्क्राइबिंग द कॉम्प्लेक्स लॉजिक। ये भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक के रिलेशनशिप को ही दिखाने का एक दूसरा टूल है, एक दूसरा मेथड है, जिसमें सारे डिसीजन को हम टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं। इट इज यूजफुल इन सिचुएशन वेयर द रिजल्टिंग एक्शन डिपेंड ऑन द occurrence ऑफ वन और सेवरल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट कंडीशन। अगर एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं और उनका रिजल्ट दिखाना है, तो फिर डिसीजन टेबल ज्यादा सुटेबल है। नाउ इट इज अ मैट्रिक्स कॉन्टेनिंग रो एंड कॉलम। ये एक तरह का मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम होता है, जिसमें हम प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं और उस प्रॉब्लम के आधार पे क्या एक्शन लेते हैं इसको डिसाइड ये डिफाइन करते हैं। मतलब मेनली अगर एक या एक से अधिक एक नहीं, मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, और ये ज्यादातर यूजफुल किस में है कि जो रिजल्टिंग एक्शन है वो डिपेंड करता है एक या एक से अधिक सेवरल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट कंडीशन, मतलब अलग अलग के कंडीशन एक से ज्यादा हो, तो उस पे ये डिपेंड करता है, उसमें ये ज्यादा बेहतर काम करता है। ओके, नाउ अब इस चीज को हम लोग एक हाँ, तो इसके लिए टेबल में हम लोग क्या क्या बनाते हैं? तो टेबल में बेसिकली चार तरह की चीजें बनाए जाते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या है डिसीजन टेबल के? कंपोनेंट्स कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। एक तो होता है हमारा कंडीशन स्टब, एक्शन स्टब, कंडीशन एंट्री और एक्शन एंट्री। कंडीशन स्टेप क्या है? इट इज द अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट। ये अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट है जहां पे कितने कंडीशन है, विच लिस्ट ऑल द कंडीशन टू बी चेक्ड, जितने भी कंडीशन है वो सारे लिखे जाते हैं। एक्शन स्टेप में क्या है? इट इज द लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट। वो देखो, अपर लेफ्ट था कंडीशन स्टब, लोअर लेफ्ट है हमारा एक्शन स्टब, जिसमें ये दिखाता है कि ऑल एक्शन टू बी कैरिड आउट टू मीट सच कंडीशन, उस तरह के कंडीशन के लिए कौन सा एक्शन लिया जा सकता है। उसके बाद जो कंडीशन एंट्री है हमारा, ये क्या है? ये अपर राइट क्वाड्रेंट है। ये इसमें हमको आंसर देना होता है एक्चुअल कंडीशन के। कंडीशन स्टब आस्क, क्वेश्चन आस्क्ड इन द कंडीशन स्टब, ये एक्चुअल कंडीशंस जो हुए उनको दिखाता है। और एक्शन एंट्री में हमको दिखाता है, ये लोअर राइट कोऑर्डिनेट है, जो हमको दिखाता है कि एक्चुअल आंसर क्या आया या एक्चुअल एक्शन क्या लिया गया। मतलब मेनली कंडीशन स्टब हमको पूरे कंडीशन का लिस्ट दिखाता है, एक्शन स्टब पूरे एक्शन का लिस्ट दिखाता है। कंडीशन एंट्री में हम लोग जो एक्चुअल कंडीशंस होते हैं वो देते हैं, और एक्शन एंट्री में एक्चुअल एक्शंस देते हैं। तो इसे हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं जो पिछले डिसीजन ट्री बनाने के लिए हम लोगों ने यूज किया था, वही एग्जांपल यहाँ भी देखते हैं। जैसे द एंट्रीज इन डिसीजन टेबल आर गिवन बाय डिसीजन रूल। कोई भी एंट्री जो होता है डिसीजन टेबल में, वो डिसीजन रूल के हिसाब से एंट्री होता है, जो कि रिलेशनशिप डिफाइन करता है कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन और कोर्स ऑफ एक्शन के बीच। मान लो इसमें हमने कुछ रूल डिफाइन किया कि y shows the existence of the condition, n represents the condition which is not satisfied, मतलब जस्ट यस नो, नो नॉट satisfy और यस satisfy।
अब ब्लैंक अगेंस्ट एक्शन स्टेट्स इट इज टू बी इग्नोर्ड। अगर कोई ब्लैंक साइन है तो उसे इग्नोर करना है, और अगर एक्स है अगेंस्ट सेक्शन स्टेट्स इट इज टू बी कैरिड आउट। फॉर एग्जाम्पल रेफर द फॉलोइंग टेबल। तो इसको हम लोग देखते हैं, जहाँ क्रॉस का साइन है मतलब उसको देखेंगे वो एक्शन क्या हुआ है। नाउ अब यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं कंडीशन, जो कि हमारा कंडीशन है। सेम एग्जांपल वही, कि अगर कोई कस्टमर हमारा एडवांस पेमेंट वाला है तो उसे डिस्काउंट दिया जाए, अगर एडवांस पेमेंट नहीं है और 10,000 से कम का है तो नहीं दिया जाए, 10,000 से ऊपर का है तो उसमें भी देखेंगे रेगुलर कस्टमर है तो उसे दिया जाए डिस्काउंट, नहीं तो नहीं दिया जाए। तो इस तरह का अगर कोई चीज होता है तो हम पहले यहाँ कंडीशन लिखते हैं। अब इसमें हमको रूल्स कितने बनेंगे, बेसिकली 4 रूल बनेंगे यहाँ पे। रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4। आप कहोगे कि ये रूल कहाँ से आए, तो जो हमारा कंडीशंस है उसके हिसाब से ये रूल है। जैसे एक रूल तो आ गया हमारा कि एडवांस पेमेंट है, ये एक रूल हो गया। दूसरा रूल एडवांस पेमेंट नहीं है और उसका 10,000 से कम का बिल है, तो ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल 10,000 से ज्यादा का बिल है और वो रेगुलर कस्टमर है, और चौथा रूल वो 10,000 से ज्यादा का है और हमारा रेगुलर कस्टमर नहीं है। इस तरह से हमारे 4 रूल बन गए। तो अब हम लोग इसको, इस कंडीशंस को लिखते हैं। जैसे पहला कंडीशन हमारा क्या था, एडवांस पेमेंट मोड। तो उसने एडवांस पेमेंट किया है कि नहीं, ये एक देखते हैं पहले। तो पहले हमने देखा यहाँ पे एडवांस पेमेंट मेड। तो इसके हिसाब से देखें तो रूल 1 यस, ये एडवांस पेमेंट वाला है। बाकी किसी भी रूल में तो एडवांस पेमेंट था ही नहीं, एडवांस पेमेंट नहीं वाले का 3 गो रूल था। नाउ अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परचेज अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, 10,000 से ज्यादा का है। तो इसमें तो रूल 1 देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एडवांस पेमेंट नहीं है तब इधर हम आए हैं, तो एडवांस पेमेंट वाला कंडीशन तो खत्म हो गया। अब परचेज 10,000 से ज्यादा का है कि नहीं, तो 2 रूल है, इसमें यस, इसमें भी यस। दो और एक था नो वाला रूल, क्योंकि यस वाले में 2 रूल इसलिए है कि एक था कि यस वाले में हम उसको चेक करेंगे कि वो रेगुलर कस्टमर है कि नहीं। अब तीसरा कंडीशन है हमारा रेगुलर कस्टमर वाला। रेगुलर कस्टमर, तो रेगुलर कस्टमर वाला जो रूल है, रूल 1 में तो इसे हमको देखना ही नहीं है, रूल 1 में तो इससे हमको कोई मतलब नहीं था। अब रेगुलर कस्टमर यहाँ पे देखेंगे यस या नो। सपोज करो ये यस वाला कंडीशन है, ये नो वाला कंडीशन है। इसमें तो हमको ये भी नहीं देखना है कि 10,000 से कम का पेमेंट तो है नहीं, तो वो रूल देखना नहीं है हमको। नाउ तो ये सारे रूल्स हो गए। अब इस रूल्स के आधार पे हम लोग इसके एक्शंस बनाएंगे। तो अब आगे हम लोग इसका एक्शन बनाते हैं। जैसे ये हो गए हमारे इसके नीचे एक्शन। नाउ एक्शंस क्या क्या होंगे, तो एक्शन तो यहाँ 2 ही हैं। गिव 5% डिस्काउंट, सॉरी, हाँ चलो गिव 5% डिस्काउंट, और एक रखते हैं गिव नो डिस्काउंट। इसमें हम लोग 25% वाला केस छोड़ देते हैं, दोनों ही केस में 5% डिस्काउंट देते हैं। नाउ अब किस किस रूल में देखेंगे, यहाँ पे तो हमको 5% डिस्काउंट देना है, नहीं देने वाला तो कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे दे रहे हैं। अगेन ये रूल इसमें भी हम दे रहे हैं, बाकी नहीं नहीं। नो डिस्काउंट इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, और इन दोनों केस में नो डिस्काउंट, नहीं देना है डिस्काउंट, नहीं देना है डिस्काउंट। तो ये जो क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस क्या डिनोट कर रहा है कि हाँ कैरिड आउट है। इसको एक तरह से क्रॉस है तो आप ये मत समझो कि ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ओके है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिसीजन टेबल बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।